हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 की गणित का आपका जो पहला टेस्ट होने वाला है अगस्त 2024 में। आपके पहला टेस्ट 21 तारीख, 22 तारीख और 23 अगस्त 2024 को प्रस्तावित है। तो इसमें आपके गणित के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी चर्चा करेंगे ताकि आपका जो पेपर होगा, टेस्ट होगा, वैसे आपका जो पेपर है वो आपके स्कूल के स्तर पर बनता है कि आपके जो स्कूल में जो जो प्रश्नावलियाँ पढ़ाई गई हैं उनमें से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं पहले टेस्ट में। तो उम्मीद करता हूं कि आपके स्कूल में आपकी पहली प्रश्नावली हो गई होगी, दूसरी प्रश्नावली हो गई होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, यानी कि कम से कम 1, 2, 3, 4 प्रश्नावलियाँ तो आपके आराम से स्कूल में हो गई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जो भी आपकी प्रश्नावलियाँ हुई है इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। कम से कम 4 प्रश्नावलियाँ की अपन लेके चल रहे हैं और 4 नहीं तो भी 3 तो आपकी प्रश्नावली आराम से स्कूल में हो ही गई होगी। आप कमेंट करके बता देना कितनी प्रश्नावली आपकी हुई है स्कूल में, उसके अनुसार आपके और वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये अपने गणित का पेपर इसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैंने आपके साइंस के क्वेश्चन भी अपलोड कर रखे, वो भी आप देख लेना। और आपके कौन से सब्जेक्ट के आपको ये क्वेश्चन चाहिए आप विशेष तौर पर कमेंट करके बता सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। और इसकी PDF वगैरह आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ये सारे क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली का एग्जाम होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा, उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टेस्ट और सेकंड टेस्ट के लिए है, ये अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो पहला प्रश्न है उसमें देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि रेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या नहीं है। यानी कि इसका मतलब कि वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब वो कौन सी होगी, परिमेय संख्या होगी। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आपकी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो नंबर होते हैं जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। और जहाँ पर ये जो Q है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। P और Q दोनों कैसे होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जिसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो सारे के सारे अपरिमेय संख्या होती हैं। तो अपरिमेय कौन कौन सी होती हैं? जैसे √2 हैं, √3 हैं। अगर अंडर के अंदर अभाज्य संख्या आती है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, इस प्रकार के नंबर अंडर के अंदर आते हैं जिनका अपन पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते, वो निश्चित रूप से अपरिमेय संख्या ही होती हैं। लेकिन जिसका अंडर के अंदर जिसका अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं वो वाली परिमेय संख्या हो जाती है। जैसे √4 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 होता है। √4 का मतलब इसका उत्तर 2 आता है। तो ये जो √4 इसका उत्तर कितना है, 2 है। बाकी ये अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है और √5 भी एक अपरिमेय है। ये जो √4 है वो आपका परिमेय संख्या है क्योंकि इसको अपन 2 के रूप में लिख सकते हैं और 2 को अपन 2/1 के रूप में लिखेंगे, यानी कि इसको अपन P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो दशमलव प्रसार है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो होता है अशांत। इसका अगर दशमलव प्रसार होगा तो वो अशांत अनावृत्ति होता है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं होता है, तो इसको अपन अशांत अनावृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसको अनवसानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके दूसरा प्रश्न है, बहुपद में आपको बताना है कि x² का गुणांक क्या है। जब भी ये गुणांक पूछे, कोफिशिएंट पूछे, तो आपको बताना है कि x² में गुणे में क्या संख्या है। तो ये x² इसके गुणे में कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपकी क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 1 है इसलिए 1 लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 - x² और प्लस का x होता तो फिर अपन माइनस का 1 करते, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1 गुणा में है। इसके आपको घात पूछें कि इस बहुपद की घात कितनी है, तो इसमें चर क्या है, x है। जो चर x है, ठीक है, वेरिएबल इसमें x है, तो x की जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम घात, वो कितनी है, अधिकतम घात इसकी 2 है, 2 है, तो इसकी जो घात है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी पावर पूछे तो आपके 2 लिखनी है और x² का कोफिशिएंट इसमें गुणांक पूछे तो फिर आपको प्लस का 1 कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 3 है, सरसमीका x + y का आपको होल स्क्वायर बताना है। तो x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका x² + y² और प्लस में आपका 2xy, ये इसका आंसर होता है। या x², ये 2xy पहले लिख लो या y² बाद में लिख लो, एक ही बात है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर द में दे रखा है, x² + 2xy और प्लस y², ये आपका ऑप्शन नंबर द में दे रखा है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट है फिर आपके x² + y² - 2xy, ये जो सूत्र आपके दे रखा है वो आपके x - y का होल स्क्वायर है। ठीक है, x - y का होल स्क्वायर है। और एक आपको ध्यान में रखना है, ये वाला सूत्र अगर आपके आ जाए तो ये बार बार पूछा जाता है, x² - y², ये क्या होता है, एक बार इसको प्लस में लिखते हैं,
एक बार इसको माइनस में लिखते हैं। इसको बहुत बार काम में लेते हैं, जब भी अपन परिमीकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन, उसमें काम में लेते हैं, हर जगह पे इसको काम में लिया ही जाता है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सूत्र है, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अगला प्रश्न ये कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होंगे। तो दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपके आने वाले पेपर के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि वाई अक्ष को क्या कहा जाता है। तो वाई अक्ष जो होती है, ये देखो, ये एक तो खड़ी लाइन होती है और एक आड़ी लाइन होती है। तो आड़ी लाइन जो होती है इसको अपन एक्स अक्ष कहते हैं और खड़ी लाइन को अपन क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। अब खड़ी लाइन जो है इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो ये वाई अक्ष को क्या कहेंगे, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहेंगे। जबकि एक्स अक्ष जो है वो आड़ी लाइन है, तो इसको अपन क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा ये एक्स अक्ष को कहा जाता है। तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। जहाँ पर ये दोनों लाइनें 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं। कितने डिग्री के कोण पे काटती हैं, 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं। तो उस बिंदु को अपन मूल बिंदु कहते हैं। याद रखना, ये मूल बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके निर्देशांक आपको पूछें तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0,0 होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चतुर्थांश क्या होता है। तो ये जो दोनों लाइनें हैं ये पूरे पेज को ये 4 भागों में बांट देती है। इसको अपन चतुर्थांश कहते हैं। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, और ये वाला तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ठीक है, तो और भी अपन आगे चर्चा करेंगे। एक्स अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं, एक्स निर्देशांक, इसको अपन भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। कोई भी बिंदु होता है पी एक्स कोमा वाई, ये पहले भुज होता है और बाद में कोटि होती है। ये एक्स अक्ष पे एक्स निर्देशांक है, वाई अक्ष पे ये वाई निर्देशांक होता है। तो ये भुज और कोटि को भी आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। मूल बिंदु के निर्देशांक अच्छी प्रकार से देख लेना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उससे उस ऊपर वाले क्वेश्चन अभी आपके काम के लिए, तो उसको भी अपन छोड़ रहे हैं। ये दे रखा है 5 की घात 2, ये दे रखा आपके 5 की घात 2 और इसकी घात दे रखी है आपको -7। आपको पता होगा कि किसी भी संख्या की घात होती है वो गुणा हो जाती है। तो m की घात अगर m है तो a की घात m इंटू n हो जाती है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। एक दूसरा, अगर घात माइनस में है, घात अगर माइनस में है तो उसको 1 के बट्टे में लिखने पर उसकी घात प्लस में हो जाती हैं। ये दोनों ही सूत्र इसमें काम में लेंगे अपन। पहले तो उसकी घात की घात गुणा हो जाएगी, तो ये क्या होगा, 5 की घात ये हो जाएगा 2 इंटू -7। तो ये कितना आएगा आपके 5 की घात -14 हो जाएगा। 2 7 14। अब ये घात माइनस में तो उसको 1 के बट्टे में लिख लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 1/5 की जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। यानी कि 1/5 की घात 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ इसका मान क्या आएगा, 1/5 की घात 14 इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 x बराबर 3y, इसमें y बराबर 2 हो तो आपको x का मान बताना है। कुछ नहीं करना है, जहाँ पे ये y है वहाँ पे आपको 2 लिखना है। अब 2 लिखने का मतलब ऐसे 3 और 2 32 मत कर देना, यहाँ पे y इसके गुणा में है। तो y को जो मान है वो 2 है, तो इसको गुणा करेंगे तो 2 3 6 होगा। तो इसका मान कितना आएगा आपके 6 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से देख लेना है। एक और आपकी किताब का क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको k का मान बताना है। 3x + 2y बराबर k। इसमें x बराबर आपको 2 लिखना है और y बराबर आपको 1 लिखना है। ठीक है, इसमें आपको x बराबर 2 लिखना है और y बराबर 1 लिख के इसमें k का मान कितना आएगा आप कमेंट करके बताना है। इसका उत्तर देखिए। ठीक है, 3x + 2y = k है ये। इसमें k का मान ज्ञात करना है, x का मान 2 है, y का मान 1 है। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। आपकी किताब में इसको उल्टा दे रखा है तो वो मैंने इसको चेंज कर दिया है, थोड़ा सा इसका उत्तर भी चेंज आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि ये जो बिंदु दे रखा है 4 और 4, ये 4,4 ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो आपको पता होगा कि ये चतुर्थांश क्या होते हैं। अपन थोड़ा सा इसको यहाँ पे देख लेते हैं। चतुर्थांश का मतलब ये एक खड़ी लाइन होती है, ये वाई अक्ष होती है, और ये आड़ी लाइन होती है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं। ये एक्स अक्ष है और ये वाली वाई अक्ष है। यहाँ पर दोनों लाइनें कटती है, इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट होता है ये। और ये इसका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये इसका द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये इसका तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये वाला इसका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। पहले वाले में x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। दूसरे वाले में x माइनस होता है और y प्लस का होता है। तीसरे वाले में x और y दोनों ही माइनस के होते हैं।
चौथे वाले में x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक लिखेंगे तो उसके ये साइन आपको इसमें ध्यान रखना है, चिन्ह ध्यान रखना है, तो उससे आप बता देंगे कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे। जैसे एक बिंदु लगा रखा है ये 4,4, अब x भी प्लस का है और y भी प्लस का है, तो आप कौन से में लिखेंगे? प्रथम में लिखेंगे। तो इसका ये उत्तर क्या लिखेंगे अपन? ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? प्रथम चतुर्थांश। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक बिंदु लगा रखा, जैसे मान लो -3 और -2, आपसे पूछे कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो दोनों माइनस माइनस के हैं, तो दोनों माइनस माइनस तीसरे में होते हैं, दोनों प्लस प्लस पहले में होते हैं। पहला x माइनस और y प्लस ये दूसरे में होता है, x प्लस y माइनस ये चौथे में होता है। तो एक बिंदु मैं आपको और देता हूँ, एक बिंदु है हमारे पास में P जो दे रखा आपके 3,-2, 3,-2 ये कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं? इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना है। एक P बिंदु है 3,2 ये कौन से चतुर्थांश में स्थित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 16। देखो ये अभी तुम्हारे 14 और 15 अभी आपके काम का नहीं है फर्स्ट टेस्ट के अनुसार, तो इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। पहला ये है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो देख लेते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जिसको अपन i या फिर इसको अपन z से लिखते हैं, ये 0 के दोनों तरफ चलता है, बीच में 0 होता है, एक तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं, दूसरी तरफ इसके नेगेटिव नंबर होते हैं, -1, -2, -3 ऐसे ये चलते रहते हैं माइनस की ओर, और प्लस में भी ये अनंत की ओर जाते रहते हैं। ये तो हो गया आपके पूर्णांक नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या उसको होल नंबर कहते हैं, इसको अपन W से लिखते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से होती है, और जो प्राकृत संख्या सारी आ जाती हैं, तो 0, 1, 2, 3 यहाँ से चलती रहती है। यानी कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो नंबर है इधर वाले वो सारे के सारे पूर्ण संख्या, लेकिन इधर आपकी पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि माइनस में पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ये वाला कथन जो आपके असत्य हो जाएगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे? ये असत्य हैं। नेक्स्ट आपके पाई एक परिमेय संख्या है, तो अपन ने ऊपर परिमेय संख्या के बारे में चर्चा की थी कि वह संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। और जिसका दशमलव प्रसार की बात करें तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होता है, अशांत आवृत्ति होता है, या फिर इसका शांत होता है, तो वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन पाई जो होती है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, इसको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर अपन करेंगे ये भी असत्य है। नेक्स्ट है a+b और a-b, इसको अपन क्या लिखेंगे? a² - b²। सही बात है ये तो, कि x + y या x - y है, तो उसको अपन x² - y² के रूप में लिख सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो ये वाला सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 2x + 5 = 2, ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण। अब देखो दो चर का मतलब इसमें अंग्रेजी के दो अक्षर होने चाहिए, आपको अंग्रेजी का एक ही अक्षर दिखाई दे रहा है x, y तो इसमें है ही नहीं, तो फिर ये दो चर वाला नहीं है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ये आपके असत्य होगा। देखो रैखिक क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी घात, रैखिक समीकरण की जो घात होती है वो 1 होती है, उसको अपन रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 होती है उसको अपन रैखिक समीकरण कहते हैं। इसमें एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। देखो ये आड़ी लाइन x अक्ष होती है और खड़ी लाइन y अक्ष होती है, तो जहाँ पर दोनों अक्ष कटती हैं उनका प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। ये बिल्कुल 100% सही बात है। इसके निर्देशांक याद रखना 0,0 होता है, तो ये बिल्कुल आपके 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके काफ़ी काम का है। बहुपद के लिए आपको P0 पर मान ज्ञात करना है इनकी। इसमें y की जगह पे क्या लिखना है? 0 लिखना है। तो 1 हो तो 1 लिख लेना है यहाँ पे, और 0 हो तो फिर आपको y की जगह पे 0 लिख लेना है। तो यहाँ इस सवाल को अपन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को 21 लिखा हुआ है Py = ये लिखा हुआ है y² - y और प्लस का 1। यहाँ पर आपको P0 पर मान ज्ञात करना है, तो y की जगह पे 0 लिखेंगे। तो y = क्या लिखना है? इसमें 0 लिखना है। तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस का 1। देखो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 - 0 कोई मतलब नहीं, 0 ही होगा। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? आपके 1 आ जाएगा। तो P0 पर इसका जो मान आया वो कितना आया? आपके 1 आ गया। ठीक है, तो इसी सवाल को आपको एक बार और करना है। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। इसका मान आपको P1 पे ज्ञात करना है। P1 पर इसका मान कितना आएगा?
तो ये आप P1 पे इसका मान कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताएं। ये बाकी के जो क्वेश्चन है 23वां 24वां आपके काम का नहीं, अभी इसको भी छोड़ते हैं। 22वां क्वेश्चन आपके काम का है। 22वां क्वेश्चन क्या है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो इस कथन को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपन मान लेते हैं कि नोटबुक की जो कीमत है वो x रुपये है और कलम की जो कीमत है वो y रुपये है। x इसको 2 चर में बताना है तो x चर और y चर लेना पड़ेगा। तो नोटबुक की कीमत x रुपये है और कलम की कीमत जो है आपके y रुपये है। तो ये कह रहे हैं कि नोटबुक की जो कीमत है x रुपये है वो कलम की कीमत की 2 गुने है। तो कलम की कीमत कितनी, y रुपये, उसकी 2 गुनी कर देंगे तो ये हमारा जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, x + 2y इसका करेक्ट आंसर आपको लिख लेना है। फिर आपकी पहली प्रश्नावली का सवाल है ये, हरों का परिमेयकरण कीजिए। इसकी जगह पे आपके अगर ये वाला सवाल है तो वो भी आपके इम्पोर्टेंट है, 2 - √3 वाला, या फिर आपके 2 + √3 वाला, 2 - √3 वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनता है। एक तो एक आपके 1/√2 वाला और एक 1/√7 वाला या √5 वाला पूछे तो भी ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। दोनों मैंने आपके पहले करवा रखे। ये 1/√2 प्लस ये 1/2 + √3 वाला मैंने पहले करवाया था। अभी मैं आज आपके लिए ये 1/√7 - √6 वाला सवाल आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है इसका आपको रेशनलाइजेशन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए आपके पास में संख्या क्या है, 1/√7 - √6 है। तो इसको अपन वापस लिख लेते हैं। सवाल है हमारा 1/√7 - √6 1/√7 - √6। जब भी आपको ऐसा सवाल पूछे कि हर का परिमेयकरण कीजिए तो आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाली संख्या है इसका उल्टा निशान लेना है। जैसे माइनस में दे रखी तो आपको क्या करना है, ये प्लस में लिख लेना है इसको और इसको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो अपन क्या करेंगे, माइनस की जो संख्या है ये इसका संयुग्मी लेंगे। संयुग्मी क्या होता है, कॉन्जुगेट क्या होता है, इसका निशान चेंज हो जाता है। तो इसमें लिखेंगे अपन हर √7 - √7 के संयुग्मी। संयुग्मी क्या होता है, इनका जो निशान है वो चेंज करते हैं। संयुग्मी क्या है, √7 + √6 का अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करेंगे। इसमें अंश और हर में क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे। तो इसको अपन ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो 1/√7 - √6 इसको गुणा करेंगे √7 + √6 और बटे में वापस √7 + √6 से। इन दोनों को अपन कोष्ठक में बंद कर देंगे। ऊपर वाली संख्या को 1 से गुणा करना है और नीचे वाली संख्या को इस √7 - √6 और √7 + √6 से आपस में गुणा करना है। ऊपर तो 1 है तो 1 से गुणा के ऊपर वाला वही नंबर आएगा वापस, सेम टू सेम नंबर। तो ऊपर वाला तो हम सेम टू सेम वैसे लिख लेंगे कि √7 + √6 और बट्टे में क्या आएगा, एक सूत्र बनेगा अपन में, नीचे ये होगा आपके a - b और ये बनेगा आपके a + b। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a² - b²। ये एक सूत्र होता है, फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है a + b और a - b। ऊपर भी आया था, ये काम आता है ये। तो उसको लिखेंगे a² - b²। तो फिर a का मान कितना है, a बराबर कितना है यहाँ पे √7 है और b बराबर कितना है √6 है। तो बस a और b का मान लिख लो, यानी कि एक √7 का स्क्वायर कर देंगे और √6 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पे, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ऊपर वाला तो सेम टू सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा इसमें। √7 + √6 और बट्टे में ये चेंज हो जाएंगे। देखो √7 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, 7 बचेगा। √6 का स्क्वायर करना है, वर्ग करेंगे तो ये इसका अंडर रूट और स्क्वायर कट जाता है, तो इसके 6 बचेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7, यहाँ बचेंगे 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो √7 + √6 और अपॉन में आएगा बटे में, 7 में से 6 जाएगा तो 1। तो 1 का कोई मतलब नहीं, तो बस यही इसका आंसर रहेगा, ये अपने फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये परिमेयकरण वाला सवाल तो हर बार पूछा जाता है, आपको अच्छे प्रकार से रट लेना है, तैयार कर लेना है। नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, एक बार आपको अलग से वीडियो में और समझा देंगे। लेकिन परीक्षा में आना ये 100% तय है। तो जो क्वेश्चन फिक्स से आने वाले उनको तो आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो ये आपको अच्छी प्रकार से तैयार करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपके है 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28वां क्वेश्चन है कि सीधे गुणा किए बिना इनका गुणनफल ज्ञात करना है। देखो ये कह रहा है कि 104 को 196 से गुणा नहीं करना है,
डायरेक्ट इसका आंसर ज्ञात करना है, मतलब गुणा किए बिना इसका गुणा ज्ञात करना है, आंसर निकालना है। तो ये कौन सी बात हुई, तो इसको अपन हल करते हैं। अभी जो ऊपर सूत्र लगाया था वही सूत्र इसमें काम में लेना है। तो आइए इस सवाल को अपन सोल्व करते हैं। संख्या क्या दे रखी है 104, और एक मिनट, संख्या दे रखी है 104 × 96। तो देखो इसको क्या करना है, अपन को इसको जीरो वाली संख्या के रूप में तोड़ना है, ताकि इसका जो वर्ग करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो इसको अपन देखो 104 है और ये 96, ये 100 से 4 ज़्यादा है, ये 100 में 4 कम है। तो क्या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 100 + 4, 104 को ऐसा लिखा जा सकता है 100 + 4। 96 को लिख सकते हैं 100 में 4 कम, लिख सकते हैं 100 में 4 कम में 96। बस हो गया अपना काम, ये बहुत ही आसान है। ये एक सूत्र बन गया अपने यहाँ पे a + b, और यहाँ क्या बना a - b। इसको अपन क्या लिख सकते हैं a² - b²। a का मान 100 है, b का मान 4 है, बस इसका मान लिख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे a का स्क्वायर, यानी कि कितना आएगा ये a का मान यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होगा, ये 10,000 हो जाएगा। 100 को 2 बार गुणा करेंगे, 100 × 100 करेंगे, 100 × 100, तो ये आपके 10,000 के इक्वल में आएगा, 10,000 के बराबर आएगा। तो इसको लिखेंगे अपन 10,000 माइनस, ये देखो 4 का वर्ग कितना होगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो बस आपको 10,000 में से ये जो 16 है इसको माइनस कर देना है। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 9 इसके आंसर होंगे। फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो 9,984, ये 9,984 इस वाले सवाल के आंसर होंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से सवाल समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो कमेंट कर देना और समझा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी प्रकार से मैं आपको अर्धवार्षिक, वार्षिक सारे पेपर से सोल्व करवाऊँगा, ताकि आप जो मैथ्स में 100 अबव 100 का जो स्कोर है वो कर पाएँ। वैसे आप 8th क्लास में ये जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि यहाँ आपको किस प्रकार से तैयारी करवाई जाती है। तो अपन ये लिख सकते हैं 104 को 100 + 4, और 96 को लिख सकते हैं अपन 100 - 4। तो बस इसका आंसर आपको इस प्रकार से निकाल लेना है। तो जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आएगा। गुणा किए बिना आपको बताना है, बिना गुणा किए 13 × 7, 13 × 7 बिना गुणा किए, इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना कितना आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। 29वां क्वेश्चन आपका ये है कि k का मान ज्ञात कीजिए जब x = 2 हो, y = 1 हो, तो समीकरण में k का मान लिखना है। ये सभी सवाल मैंने आपको ऊपर दिया था, सेम वही है, केवल x और y का मान इसमें चेंज है, उल्टा कर दिया इन्होंने। तो ये 2x और 3y, ऊपर हमारा 3x और 2y था, तो बस कुछ नहीं, इसमें x का मान 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × x का मान 2 + 3 × y का मान 1। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और 4 और 3 एकम 3, तो 4 और 3 कितने होते हैं 7 होते हैं, और वही हमारा k का मान है। ऊपर आपके उत्तर अलग आएंगे, वो आप कमेंट करके बता दिया होगा आपने, 7 आपके आंसर ऊपर वाले सवाल में नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऊपर जो मैंने आपको पूछा था x और y का मान देके 2 और 1, वही सेम सवाल इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। ये भी 30वां आपके काम का नहीं है, बाद में करवा देंगे। ये भी आपके काम का है, क्वेश्चन नंबर 31। 0.6 के ऊपर जो बार लगा हुआ है, इसको अपन p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पर p और q जो है पूर्णांक है और q ≠ 0 है। आइए इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो ये अपना 31वां सवाल है। 0.6 का बार है, तो इसमें आपको इसको p/q के फॉर्म में लिखना है। देखो, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, या फिर जो अशांत आवृत्ति हो, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब उसके ऊपर बार लगा हुआ हो, तो उसको अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब वो कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, जिसमें p और q पूर्णांक होते हैं, और शर्त यह है कि q ≠ 0 होता है। तो एक ये सवाल करने से पहले एक क्वेश्चन का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या जो 0 है, क्या शून्य परिमेय संख्या है, क्या शून्य परिमेय संख्या है। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताना। देखें 0 परिमेय संख्या है या नहीं है। तो अपन इसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको अपन पहले लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 0.6 जो लिखा हुआ है, इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, माना कि x = 0.6 के ऊपर बार है, ये अपने x के बराबर मान लिया। अब
x के ऊपर बार का मतलब क्या हुआ, जैसे 0.3 के ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, ये 3 बार बार आएगा। ठीक है, ये 3 बार बार आएगा, तो अपन भी इसको क्या करते हैं, ये बार बार लिख लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.6666, ये बार बार ये चलता रहेगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब देखो बार कितने अंकों के ऊपर है, बार 1 अंक के ऊपर है, बार 1 अंक के ऊपर है, तो आपको फिर 1 अंक वाले 10 के गुणज से गुणा करना है, यानी कि इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। 10 में एक ही जीरो होता है। अब अगर बार 2 अंकों के ऊपर होता है, जैसे 1.23 लिखा है ऐसे, तो इसमें आपको गुणा 2 जीरो वाली संख्या से, यानी कि इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। मान लो संख्या 1.456 है, इसमें 3 अंकों के ऊपर बार है, तो फिर इसको अपन 1000 से गुणा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे गुणा किससे करना है। तो यहाँ पे बार 1 ही अंक के ऊपर है, तो फिर आपको 1 जीरो वाले अंक यानी कि 10 से इसको गुणा कर देना है। तो इसको अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, ये आपको समझ में आना चाहिए कि अपन इसको 10 से ही गुणा क्यों कर रहे हैं। तो 10 से गुणा करने पर, तो इसको अपन समीकरण 1 को 10 से गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 इधर भी 10 से गुणा करेंगे और इधर भी 10 से गुणा करेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा। इधर ये जो दशमलव है वो आगे खिसक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.666, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, ये 6 से 6 आगे से आगे चलते रहेंगे। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये देखो जैसे मान लो ये 1.23 है, 1.23 है, और इसको अगर आप 10 से गुणा करेंगे तो ये 0.1 अंक आगे खिसक जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इसमें आपको, ये 1 पॉइंट आगे खिसक जाएगा, तो 0.6 का 6.6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पहले मान लिया, फिर हमने बार को बार बार लिख लिया, कौन से अंक बार बार आ रहे हैं 6, तो 6 को बार बार लिख लिया, और समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे 10 से गुणा, क्योंकि 6 के ऊपर बार है, यानी कि 1 ही अंक के ऊपर बार है, तो 1 जीरो वाले अंक से इसको गुणा कर देना है। तो 10 से गुणा कर देंगे, 2 अंक होते तो 2 जीरो वाले 100 से करते, 3 अंक होते बार में तो 3 जीरो वाले यानी कि 1000 से गुणा करते हैं। तो अपन यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, ये समीकरण 2 हो गए हमारे पास में, ये समीकरण 1 हो गई। अब आपको करना है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, इसको अपन घटा लेते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखेंगे समीकरण 2, तो 10x बराबर 6.66 आ जाएगा, और समीकरण 1 क्या है, ये x बराबर ये हो जाएगा 0.666, ये वाला आ जाएगा। इसमें बार बार ये लिखने की कोई ज़रूरत इसमें है नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो इनके निशान आपस में चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। उसको घटा के लिख लेते हैं। देखो 10 में से 1x जाएगा तो कितना x बचेगा, 9x बचेगा, और इधर इसको घटा लेते हैं तो 0 0, और इधर क्या होगा ये 0, और इधर आ जाएगा हमारा 6, तो 6.00 का कोई मतलब नहीं, केवल ये 6 है। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 9x बराबर 6 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6/9 होगा। 6/9 का मतलब कितना हुआ, 6 और 9 को 3 के पार से काट दो, ये 2 बार कटेगा और ये वाला 3 बार कट जाएगा। तो x बराबर इसका आंसर कितना आएगा, ये x बराबर इसका फाइनल जो आंसर है वो 2/3 बार आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसको p/q के फॉर्म में लिखना था, वो आपके 2/3 होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके वापस देख सकते हैं। तो ये वाला सवाल आपको अच्छे से कर लेना है। इसकी जगह तो कोई दूसरे नंबर दे दे तो भी आपको कर लेना है। जैसे यहाँ पे 6 की जगह पे मान लो आपके 3 दे दें, ठीक है, 0.3 का बार दे दें तो भी आपको कर लेना है। यही नंबर आपके वापस रिपीट होते जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके 32वां सवाल आपके टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गुणनखंड ज्ञात कीजिए कोई दो। तो मैं आपको ये x² वाला और ये x² वाला करके बताता हूँ। क्यूब वाला भी अपन नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो मैं आपको ये स्क्वायर वाला करके बताता हूँ क्योंकि आपने 8वीं क्लास में किए थे। तो अभी ये दोनों अपन यहाँ पे करने वाले हैं इसको। तो अगला सवाल है ये गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें आपको 2x² + 7 + 3, इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसको वापस लिख लेते हैं अपन। यहाँ पे पहला सवाल है ये अपना, ये 2x² प्लस में 7x और प्लस में 3। देखो इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसमें अपन मध्य पद को तोड़ते हैं, बीच के पद को, और फिर a को c से गुणा करके इसको हल करते हैं। तो अपन इसको हल कर लेते हैं। a बराबर कितना है, इसमें 2 है, ये a बराबर 2 है, b बराबर कितना है 7 है, और c बराबर इसमें 3 है। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। तो इसमें a को गुणा करते हैं c से, यानी कि a × c करेंगे
यानी कि ये 2 इंटू 3 होगा, जो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आपको 6 के टुकड़े करने हैं, 6 के क्या करने टुकड़े, मतलब गुणनखंड करने, फैक्टर करने, गुणनखंड करने, जिसको जोड़ें या घटाएं तो b का मान आ जाए। तो इसमें 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3 होंगे। अब किसको जोड़ने पे या घटाने पे 7 आ रहे हैं, तो ये 1 इंटू 6 को जोड़ने पे या जोड़ने पे 7 आ रहे हैं, तो यही अपन इसका गुणनखंड उठा लेंगे। इसको लिखेंगे 2x² को 2x² लिखेंगे, प्लस 7x को क्या लिखेंगे 1x प्लस 6x, 1x प्लस 6x, ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और प्लस में हमारा 3 आएगा। कॉमन निकालेंगे इसमें और इसमें से, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से हमारा कॉमन आएगा यहाँ से x, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x प्लस 1, ये हमारा इधर कॉमन बचेगा। सेम संख्या कॉमन इधर भी बचनी चाहिए, तो इधर क्या कॉमन निकालें, तो इसमें से 3 कॉमन निकाल लेंगे प्लस के, तो 3 दूनी 6, तो 2x यहाँ बचेगा और 3 एकम 3, तो 2x प्लस 1 और x प्लस 2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, x प्लस 3 और दूसरा क्या बनेगा 2x प्लस 1। जो 2 बार कोष्टक में है उसको 1 बार लिखा, जो कोष्टक के बाहर है उसको एक कोष्टक में बंद कर दिया। बस यही हमारे क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर होंगे। a को c से गुणा किया, 2 को 3 से 6 हुए, 6 के टुकड़े किए 1 और 6, जिनको जोड़े या घटाए तो 7 आने चाहिए, तो फिर हमने 1 और 6 लिया, 1x और 6x 7x हो गए, कॉमन निकाला तो x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लिए, तो 2x प्लस 1 अंदर बचेगा और x प्लस 3 बाहर कोष्टक में बंद कर देंगे। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगला सवाल है x² माइनस y² बटे 100, ये भी लिख लेते हैं अपन इसको। सवाल है अपना सेकंड वाला, ये है हमारा x² माइनस y² बटे में 100। ये हमारा जो सवाल है वो a² माइनस b² के रूप में है। a² माइनस b², ये क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। कम से कम इसी वीडियो में हमने इस सूत्र को कम से कम ये चौथी बार काम में ले रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है ये वाला, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। इसको अपन a² माइनस b² के रूप में पहले बना लेते हैं। तो इसको x² तो x² लिखेंगे, लेकिन y² और बट्टे में जो 100 है, ये 100 किसके वर्ग है, 100 जो है आपको पता होगा कि ये 10 का वर्ग है, तो क्या इसको y बटा 10 के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल, y² और बट्टे में 100 को 10 लिख के इसका होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब हमारा सवाल ये a² माइनस b² के रूप में दिखाई दे रहा है, तो a² माइनस b², ये हमारा सूत्र है। इसको क्या लिखते हैं a प्लस बी लिखते हैं और a माइनस बी लिखते हैं। a का मान x है और b का मान y बटा 10 है। हो गया अपना आंसर। बस ये x की जगह पे, ये a की जगह पे a लिखना, x लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस b का मान y बटा 10 लिखेंगे। ये तो हमारा a प्लस बी है और a माइनस बी यानी कि x माइनस y बटा 10 लिखना है। ये हमारे क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर हो जाएंगे। बहुत ही आसान सवाल है, समझ में नहीं आया हो तो वीडियो बैक करके देख लेना वापस, और नहीं समझ में आया फिर भी तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अलग से वीडियो में आपको और समझा दूंगा इसमें। बाकी इसका जो अगला सवाल है 33वां, वो भी आपके लिए काम का नहीं है, ये फिर मैं अभी थोड़े दिन बाद में इसको आपको सॉल्व करा दूंगा। और ये है आपकी 34वां सवाल, जो कि जो हीरोन का सूत्र वाला प्रश्नावली है उसका सवाल है। ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% ये क्वेश्चन आपके आएगा, जो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। अभी अपन ये 35वां सवाल करते हैं, जो कि आपके तीसरी प्रश्नावली का है, निर्देशांक ज्यामिति वाले का। इसको क्या करना है, कार्तीय तल में इन बिंदुओं को दर्शाना है। तो इन स्थान निर्धारित करने के लिए ये वाला एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था कि बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाना सिखाइए, तो मैं आपको यहाँ पे ये सिखा देता हूँ। इसको अपन एक ग्राफ में लिख लेते हैं, तो इसको अपन एक नए सिरे से इसको वापस करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए आपको इसमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा इसमें अपनी कॉपी में। तो एक आपको आड़ी लाइन खींचनी है, एक आपको खड़ी लाइन खींच लेनी है। तो एक तो अपन आड़ी लाइन खींच लेते हैं, एक अपन इसमें खड़ी लाइन खींच लेते हैं। ये अपन ने इसमें एक ग्राफ बना दिया, जो ये कौन सी एक्स हो जाएगी, एक्स एक्स हो जाएगी, ये हमारी वाई एक्स हो जाएगी, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। ये एक्स नेगेटिव है और ये वाई नेगेटिव है, और बीच में हमारा ये 0 मूल बिंदु होता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बराबर दूरी पे ऐसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 लिख लेंगे। ऊपर वाई प्लस में होगा, 1 2 3 4 तक लिख लेंगे। तो ये अपन ने लिख लिया वाई का मान 4 तक, 1 2 3 और ये 4 तक। इधर जो x है वो नेगेटिव होगा, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये हमने लिख लिया। इसी प्रकार से y का भी अपन यहाँ पे मान लिख लेंगे। तो y का मान थोड़ा सा अपन और बढ़ा देते हैं, क्योंकि y का मान इधर -5 तक है।
तो ये इसमें लिख लेंगे ये, जैसे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, ये माइनस के 5 और माइनस का 6 भी लिख लेते हैं। और बीच में हमारा मूल बिंदु है, यहाँ दोनों लाइनें कटती तो इसको अपन मूल बिंदु कहते हैं। सबसे पहला बिंदु है ए। देखो आपको पता होगा कि ये 4 चतुर्थांश हैं, इसमें ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये वाला चौथा चतुर्थांश है। इसमें x भी प्लस का होता है, y भी प्लस का होता है, इसमें x माइनस का होता है और y प्लस का होता है। तीसरे में x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं, माइनस के होते हैं। चौथे में x प्लस y माइनस का होता है। बस इसके अनुसार आपको उसमें देख लेना कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में आएगा। जैसे a वाला बिंदु है तो a वाला जो बिंदु है वो 3,2 है, x भी प्लस का y भी प्लस का, ये पहले में आएगा। ये b वाला बिंदु 4,-1, x प्लस वाई माइनस ये चौथे में आएगा, b बिंदु चौथे में आएगा। c बिंदु 0,2, x का मान 0 है तो y का मान 2, तो ये हमारा y एक्स पे आएगा। x का मान 0 तो ये y एक्स पे आएगा और y का मान 0 तो वो x एक्स पे आता है। 2,-3 ये 2,-3, ये d बिंदु ये भी आपके चौथे में ही आएगा। और -3 -2 -5 दोनों माइनस के, तो ये आपके तीसरे में आएगा। तो ऐसे आपको इनको यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं लिखने, ये समझाने के लिए लिखा है, तो केवल आपको बताने के लिए। ए बिंदु लगाएंगे 3,2, x का मान 3 है, y का मान 2 है। तो फर्स्ट जो आपके ए बिंदु है वो 3,2, x का मान लेना आपको 3 और y का मान लेना आपको 2। बस इन दोनों को ऐसे मिलान कर लेना है। यहाँ पर बिंदु ए लिखेंगे, x का मान देखो कितना है 3 है, पहले x का मान लिखते हैं बाद में y का मान लिखते हैं। ये लिख लिया अपन ने a x 3,2। ऐसे ही b वाला लिखेंगे तो x का मान 4 है और y का मान माइनस है, कि देखो x का मान ये प्लस के 4 और y का मान -1, तो y का मान नीचे जाएगा, ये y का मान -1। यहाँ पर जो बिंदु आएगा वो हमारा ये बिंदु होगा b बिंदु, जिसको अपन क्या लिखेंगे, x का मान 4 है और y का मान -1 है। बस ये ऐसे दर्शा देना है। इसी प्रकार से तीसरा बिंदु लेना है c, x का मान तो 0 है और y का मान 2 है, तो x का मान 0 y अक्ष पे होता है, x अक्ष पे y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो इसको अपन कहाँ दर्शाएंगे, इसको अपन दर्शा देंगे ये वाला बिंदु जो दिखाई दे रहा है, ये y अक्ष पे ये वाला बिंदु, ये यहाँ पर जो ये हमारा c बिंदु है, यहाँ पर x का मान 0 है और y का मान 2 है, क्योंकि ये y अक्ष पे x का मान 0 होता है। अगर ऐसा आ जाए कि 2,0 लिखना हो तो ये फिर x अक्ष पे आएगा, क्योंकि इसमें y का मान 0 होता है। y अक्ष पे x का मान 0 होता है और x अक्ष पे y का मान 0 होता है। तो तीसरा बिंदु लगाते हैं, लगा लिया तीसरा, तो c d लगाते हैं। चौथा बिंदु x का मान 2 है, y का मान -3 है, तो x का मान ये 2, y का मान -3, तो इनको अपन यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ये प्लस के 2 और y का मान -3, जहाँ दोनों बिंदु कट रहे हैं वहाँ नाम दे देंगे d, x का मान +2, y का मान -3। ऐसे ही आपको ई बिंदु भी बनाना है, -2 -5, x का मान -2, ये रहा -2 और y का मान -5, ये रहा -5 नीचे की ओर। इन दोनों को अपन यहाँ पे मिलान करेंगे, तो थोड़ा सा इसको सही बना लेते हैं। ये रहा x अक्ष का और इधर रहेगा y अक्ष का। जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिल रही हैं वहाँ पर अपन ई नाम देंगे, x का मान -2 है और y का मान -5 है। ये बिंदु आपको ऐसे यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। तो ये अपने इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे लगा लिए। इसके अथवा वाला एक और क्वेश्चन है, उसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी इसमें आकृति को देखकर निम्न के उत्तर देने। ये 5 प्रश्न दे रखे हैं, 5वें प्रश्नों के उत्तर इस आकृति को देखकर देना है। तो पहले तो आपको इनके निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। ये बी के निर्देशांक क्या हैं, ए के निर्देशांक क्या हैं, ठीक है। तो ये पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं। जैसे बी के निर्देशांक ज्ञात करने, ये देखो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये चतुर्थ चतुर्थांश है। तो इसमें आपके पहले में बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये पहले x का मान लिखेंगे और फिर y का मान लिखेंगे। x का मान कितना है 4 है, y का मान 3 है, तो ये b का क्या हो जाएगा 4,3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अपन a के लिख लेंगे, पहले x का लिखेंगे तो -3 और y का कितना है 4 है, तो -3,4 ये a के निर्देशांक है। फिर अपन इसमें लिखेंगे अगला बिंदु हमारा, अगला बिंदु जो है हमारा c है। c में देखो पहले x का लिखेंगे -5 और y का लिखेंगे -4, तो ये क्या हो जाएगा -5 और -4। d के निर्देशांक पहले x का देखो 3 और y का -4, तो 3,-4। बस ये हमारा निर्देशांक हो गए। अब इनके उत्तर दे देने हैं। सबसे पहले देखो b के निर्देशांक, तो b के निर्देशांक क्या है, b के निर्देशांक लिख लेंगे अपन ये 4,3, तो इसमें क्या लिखना आपको b के निर्देशांक, तो b लिखेंगे 4,3।
सी के निर्देशांक, तो ये लिखा अपन ने सी के निर्देशांक, ये सी माइनस के 5 और माइनस के 4, तो यहाँ लिख लेंगे सी के निर्देशांक सी माइनस के 5 और माइनस के 4। नेक्स्ट है निर्देशांक 3 कोमा माइनस 4 द्वारा कौन सा बिंदु पहचाना गया। 3 कोमा माइनस 4 किस में आया, देखो 3 कोमा माइनस 4, ये रहा 3 कोमा माइनस 4। 3 कोमा माइनस 4 में कौन सा बिंदु है, ये डी बिंदु है। ध्यान रखना ये 3 कोमा माइनस 4 है, ये माइनस 3 कोमा 4 है, तो केवल माइनस का ही फर्क है, बिंदु दोनों अलग अलग है। तो प्लस के 3 माइनस के 4 ये डी बिंदु पे हैं, तो ध्यान रखना इसमें प्लस के 3 माइनस के 4 ये आपके बिंदु कौन सा हो जाएगा, डी बिंदु हो जाएगा। -3 और 4, ये -3 और 4 ये कौन सा बिंदु है, ये हमारा ए बिंदु होगा। ई का भुज बताना है, तो ई का भुज क्या होता है, भुज होता है एक्स निर्देशांक। भुज का मतलब क्या होता है, एक्स का मान, भुज का मतलब एक्स का मान। तो ई में ई कहाँ पर है, ई तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ए बी सी, तो अपन क्या कहाँ ढूंढे इसको, शायद इसमें आपको ई दिखाई नहीं दे रहा, तो मान लो किसी एक दूसरे को ले लेते हैं अपन यहाँ पे। ई इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो बी ई वाले को छोड़ देते हैं, कोई दूसरा बिंदु ले लेते हैं। जैसे इसमें आपको बी कर देते हैं, ई की जगह पे बी कर देते हैं, तो बी बिंदु का भुज बताना है। तो बी बिंदु में एक्स का मान कितना है, बी बिंदु में एक्स का मान 4 है, तो भुज का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और बी की कोटि पूछे, बी की कोटि, तो बी का कोटि कितना होगा, 3 हो जाएगा। वाई का जो मान होता है वो कोटि होता है, तो एक्स को भुज कहते हैं और वाई को कोटि कहते हैं। अगर आपको पूछे कि ये दोनों लाइनें कितने डिग्री के कोण पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमेशा ध्यान रखना ये लंबवत काटती हैं, समकोण पर काटती हैं, 90 डिग्री के कोण पे एक दूसरे को काटती हैं। इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ सारा मामला आपके क्रिस्टल क्लियर होगा। तो ये वाला सवाल भी अपन अच्छे से समझ में आ गया होगा। 36वां सवाल अभी आपके काम का नहीं है, फिर बाद में इसको करवा देंगे अर्धवार्षिक से पहले, और इसका अथवा वाला भी आपके कोई काम का है नहीं। तो बहुत ही शानदार पेपर है ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, टेस्ट के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके, अगर आप में से कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ये वाला पेपर आपके लिए बहुत ही शानदार, इस प्रकार से पूरा इंग्लिश मीडियम में दे रखा है। PDF वगैरह आपको अपने ऐप से डाउनलोड कर लेनी, ऐप पे मिल जाएगी, और अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर देना। ये वीडियो आप कौन से ज़िले से देख रहे हैं कमेंट करके अपने ज़िले का नाम बताना, आपका ज़िला पुराना है या नया ज़िला है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।